महाराष्ट्र से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा हरियाणा होते हुए यहाँ पहुँचने के लिए आ रहा है बंदा। तो आप ये मत समझिए कि वो मजबूर है, गांव में कुछ नहीं है इसीलिए आ गया, लेकिन मजदूर है, को मजबूर नहीं है इसीलिए। आज आपको मैं एक बहुत ही खास शख्स से मिलवाने वाली हूँ, जिन्होंने एक पोस्टर लिया हुआ है हाथ में और उम्र से बहुत ही युवा लग रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि मेरा नाम नरेश सीजापति है, मैं प्रवासी मजदूरों के लिए भारत के 10 राज्यों में 5100 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहा हूँ, क्योंकि प्रवासी मजदूर सम्मानजनक जीवन जीने के हकदार हैं। तो आप कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र से निकला था और महाराष्ट्र से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा हरियाणा होते हुए यहाँ पहुँचा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से होते हुए आप दिल्ली तक आ पहुँचे। तो आप ये पैदल यात्रा क्यों कर रहे हैं? तो पैदल यात्रा करने का एक मुख्य मकसद है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए एक स्पेशल अटेंशन मिले, सरकार जागे। तो मैं हर ज़िले में जाके एक ज्ञापन दे रहा हूँ प्रवासी मजदूरों के समस्याओं के लिए, और एक चाहता हूँ कि प्रवासी मजदूरों के लिए अलग से एक स्कीम बने जो प्रवासी मजदूर बोल के हो, और मैं ये चाहता हूँ कि प्रवासी मजदूर बोल के भी राजनीति हो। अच्छा, तो आपकी एज क्या है? मेरी 27 उम्र है, 27 साल। 27 साल की। आपने ये कैसे सोचा कि मतलब 5100 किलोमीटर आप चल के आए हैं, वहाँ से प्रवासी मजदूरों के हक की बात कर रहे हैं, क्या लगता है क्यों ये सब कुछ है प्रवासी मजदूर के? तो मैं खुद एक प्रवासी था, मजदूर था, मेरे पापा प्रवासी थे, फैक्ट्री में जॉब करते होंगे, तो मैं वो जीवन को जिया हूँ प्रवासी मजदूरों से रिलेटेड। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि प्रवासी मजदूर का जीवन कैसा होता है और क्या क्या समस्या आती है मुझे अच्छी तरह पता है। तो मैंने इसीलिए स्पेशल प्रवासी मजदूरों के ही मुद्दे को आगे उठाया है और मैंने ये यात्रा चालू की। यात्रा का मुख्य मकसद था कि प्रवासियों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाएं और प्रवासी मजदूरों के हक के अधिकार की आवाज़ हम बुलंद करें। लेकिन प्रवासी मजदूर जो होते हैं वो तो कमाई के लिए या इसके लिए ही मतलब दूसरे शहर जाते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? तो यहाँ पे बुराई नहीं है, वहाँ पे एक मजबूरी छुपी है। तो प्रवासी मजदूर शहरों में जाते हैं तो मजबूर होके जाते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि प्रवासी मजदूर जो है, मैंने इसलिए लिखा है कि हम उनके काम को सम्मान दिया जाए, क्योंकि प्रवासी मजदूर या मजदूर जो है वो मजबूर है, मजबूर नहीं है। तो जब शहर में अब कमाने के लिए आ रहा है बंदा, तो आप ये मत समझिए कि वो मजबूर है, गांव में कुछ नहीं है इसीलिए आ गया, लेकिन मजदूर है, को मजबूर नहीं है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि भाई आप प्रवासी मजदूरों की रिस्पेक्ट करें, उनके एक अधिक मान सम्मान दिया जाए, और जब वो सम्मानजनक जीवन तभी जिएगा जब उसके लिए सरकारी योजनाएं या सरकार सोचेंगी, क्योंकि सरकार अभी मजदूर बोल के सोच रही होंगी, लेकिन प्रवासी मजदूर बोल के नहीं सोच रही है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो एक राज्य वाले सोचते हैं कि वहाँ से आए हैं इसीलिए ये है, और एक राज्य से दूसरे राज्य में यहाँ से भगा रहे हैं। और डेटा एकत्रीकरण नहीं करने का मुख्य कारण 2 हो सकता है कि वहाँ की सरकार ये बताना नहीं चाहती कि हमारे मजदूर कितने अनएम्प्लॉयड हैं, इसलिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं, और वहाँ की सरकार ये नहीं बताना चाहती कि हम कितने मजदूर हैं जिनको हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो इसीलिए डेटा नहीं बना कुछ कर रही हैं प्रवासी मजदूरों के लिए? नहीं कर रही हैं अभी तक, तो कोई कुछ मुझे नहीं दिखा कि प्रवासी मजदूरों के लिए कोई स्कीम हो या कोई सरकार ने कोई स्कीम बनाई हो। तो हम चाहते हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए अलग से स्कीम बने। क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? हमारे हिसाब से एक स्कीम क्या बननी चाहिए वो पता नहीं। स्कीम तो वही है कि जो बेसिक नीड, खाना पीना और रहना, और बच्चों की शिक्षा और लाइवलीहुड। जब लाइवलीहुड के लिए तो जाता है प्रवासी मजदूर, जॉब मिलने के बाद ही आप घर छोड़ता है, लेकिन वहाँ पे हक अधिकार की बात हो, प्रवासी मजदूरों के लिए हक अधिकार की बात हो, तो हम चाहते हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए अलग से एक स्कीम बने और एक स्पेशल अटेंशन मिले। तो हो सकता है आप प्रवासी कार्ड बना कर दे दो, हर राज्य सरकार से दूसरे राज्य में जाने के लिए आप एक प्रवासी कार्ड बना कर दो। तो ये मैं चाहता हूँ। क्या क्या समस्याएं आपको आई, आप पैदल चलकर आए? तो मुझे ऐसे कोई स्पेसिफिक समस्याएं नहीं आई, लेकिन कहीं पे हो सकता है अलग गलत नंबर नहीं हुआ, और मैंने एंजॉय किया है यात्रा को, और 3 महीनों से घूम रहा हूँ। अभी और 1 महीना घूमूंगा और अलग अलग लोगों को मिलूंगा, अलग अलग रीति रिवाज वहाँ के मजदूरों को मिलूंगा, और अलग अलग अनुभवों को लेके जा रहा हूँ। और अभी दिल्ली है। कब निकले थे आप घर से? मैं जून में निकला था, 3 महीना हो गया अभी मेरे को। जून में आप निकले? हाँ, जून में निकला था। वहाँ से पैदल आप आए, कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया, मतलब मुझे एक एन्जॉयमेंट टाइप हुआ। मैं अलग अलग लोगों से मिल रहा था, प्रवासियों को मिल रहा था, और बहुत से ऐसे लोगों को मिला जो क्यों जाते हैं प्रवास पर, वो समझ में आया। अब राजस्थान, यूपी का बंदा दिल्ली क्यों आता है? यूपी में उसकी अच्छी ज़मीन होती है, वहाँ पे हो सकता है सीजनल माइग्रेशन भी होता है और परमानेंट माइग्रेशन होता है, जॉब नहीं होती इसलिए वो आ जाते हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें समझा। लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को समझने का मौका मिला, स्टेट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को समझने को मिला, अलग अलग पार्टियों से मिलने का मौका मिला, तो वो एक अलग अनुभव था और अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप मजदूर प्रवासी मजदूरों से मिले भी, उनसे बातचीत भी की है, ठीक है। तो कोई ऐसा कोई किस्सा हो आपको याद आ रहा हो कि आपके 3 महीने में कुछ ऐसा घटा हो जो आपके दिलो दिमाग पे कुछ असर छोड़ गया हो? ऐसे बहुत है, जैसे प्रवासी मजदूर एक में पेंड्रा किस्सा छत्तीसगढ़ में था, पेंड्रा में, और वहाँ पे एक मैं बाई से मिला था, जो बाई मतलब काम वाली जो मुंबई में जाके काम करती होंगी, और उनसे जब मिला तो उन्होंने वो इंग्लिश में बात कर रही थी मुझसे। गांव में कोई बंदा अगर आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो एक बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते थे, तो उनकी एक स्टोरी की मैंने। तो वो मुंबई में जाके काम करते थे और एक बार जब पहली बार गए थे तो 13-14 साल के थे और तब से काम कर रहे हैं प्रवासी होके, और अभी तक उनके पास लोकल लेवल का एक कार्ड नहीं, मतलब मुंबई का उन्होंने कार्ड नहीं बनाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप 15 से 20 साल भी काम करने के बाद भी आपका एक परमानेंट जॉब ना हो, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की योजनाएं, इस तरह का समस्या मुझे समझ में आया और यही अनुभव मैं लेके जा रहा हूँ। और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। जो यूपी में जब था कुशीनगर में, तो मज़दूर भी जो है वो प्रवास पे गया है, वो 20-30 साल से काम कर रहा है, और उसके लोग जो हैं, उसके जो मज़दूर, उसके घर वाले हैं, उनके पापा कहाँ पे काम करते हैं उनको पक्का एड्रेस नहीं पता है। खाली इतना बोल दिया मुंबई में काम करते हैं या अहमदाबाद में काम करते हैं, तो घर में बता के ही नहीं जाते लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो भी चीज़ें हैं ऐसी समझ। पैसे की मजबूरी है तो जाना वो तो जाना पड़ता है, लेकिन मजदूर प्रवासियों को भी तो इतना पता रहना चाहिए कि मैं घर पे बताऊं, कहीं पे बताऊं। वो एक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी रहो, एक कॉन्स्टिट्यूशन बोला है कि आप कहीं पे भी जाके रह सकते हो, खा सकते हो, कमा सकते हो। तो उसके वजह से कोई डेटा एकत्रीकरण नहीं किया जाता है। तो वो डेटा एकत्रीकरण नहीं किया जाता तो दूसरी समस्याएँ भी आती हैं। तो ये जो है वो दूसरी समस्या है। तो अब आप आगे कहाँ तक जाने वाले हैं पैदल? अभी मैं हरियाणा के गुरुग्राम होते हुए राजस्थान से दिल्ली गुजरात जाऊंगा। तो अभी मेरे 23 ज़िले और बाकी हैं। 23 ज़िले कवर करते हुए गुजरात में मैं संपन्न करूंगा। तो सारे राज्य होते हुए जाएंगे? हाँ, ये 2 राज्य और होते हुए जाऊंगा, 3 राज्य होते हुए। 23 ज़िले और 3 राज्य। 23 जिले। और अब तक आपने कितने जिले? 63 ज़िले कर लिए। 63 जिले आपने पैदल यात्रा में कर लिए। तो कहीं खाने वाने की समस्या नहीं हुई आपको, कि खाने की समस्या कि मैं कैसे करूँगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं। कहीं पे भी रहते थे, कहीं पे भी खाते हैं, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि खाना पीने का कहीं पे भी जाओ। हमारा देश इतना सुंदर है कि आप कहीं पे भी जाओ, खाना पीना तो मिल ही जाता है। और जिस जिलों में मैं घूम रहा हूँ वो प्रवासियों का ज़िला है, और जब मैं उनको बोलता हूँ मैं गुजरात से आया हूँ, महाराष्ट्र से आया हूँ, तो अलग ही भावना होती है। और हमारा एक नेटवर्क है प्रवासियों का भी, तो कहीं पे भी जाओ तो नेटवर्क कनेक्ट कर ही देता है। अच्छा। तो वो भी अलग ही है इसके लिए। अच्छा, तो नरेश ये बताइए कि आपने पढ़ाई में क्या किया? मैंने ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएट किया है और उद्यमिता में, और उसके बाद मैं इस संस्था चालू की, तो उसके बाद भी चल रहा है। कौन सी संस्था है? पन्हा फाउंडेशन करके एक संस्था है जो प्रवासी मजदूरों के हक अधिकार के प्रति ही काम करती है। अच्छा, आपकी संस्था है जो कि आप खुद चलाते हैं, ठीक है। तो अब आपका आगे का क्या प्लान है कि आप वहाँ से उसके बाद किस तरह से संदेश देना चाहते हैं? तो संदेश तो यही है कि प्रवासी मजदूरों की इज्जत की जाए, स्कीम बने, उनके हक अधिकारों का हनन ना हो, उनके शोषण जो होते हैं वो शोषण ना हो। शहरों में जब जा रहे हैं तो कमाने में, तो मालिक लोग जो हैं उनके लिए इज्जत की भावना रखें और उनके पगार जो है टाइम पे दें। वो एक अलग मैसेज है। लेकिन मेरी जो योजना है वो एक प्रवासियों के लिए स्पेशल अटेंशन कैसे दिलाई जाए, प्रवासी मजदूरों को कैसे हम अलग से बताया जाए। यहाँ पे अगर दिल्ली में जो मजदूर बाहर से आते हैं तो वो मजदूर बन कहलाते हैं, लेकिन वो बाहर से आते हैं, तो एक प्रवासी मजदूर कैसे बनाया जाए उन्हें, कि भाई वो बाहर से आया, इधर पे आया, तो इधर पे जब आया तो बाहर का बंदा इधर आता है, तो यहाँ की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके लिए कुछ ना कुछ करना है, तो वो नहीं करते हैं। तो मैं चाहता हूँ, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ एक सरकार, वो हर सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, तो जहाँ पे भी जाए प्रवासी मजदूरों के लिए स्पेशल अटेंशन दिलाने की कोशिश करें। लगता है आपको कि आप 5100 किलोमीटर चल के आए हैं पैदल, और सरकार आपकी बात सुनेगी, सरकार तक पहुँचेगी आपकी? सुने नहीं सुने वो अलग बात है, लेकिन मैंने जो सोचा है, मैं राष्ट्रपति, PMO, लेबर मिनिस्ट्री, और जिस जिले में जा रहा हूँ 90 से 100 जिलों में, वो जिलों में ज्ञापन दे रहा हूँ कि प्रवासी मजदूरों के लिए अलग से स्कीम बने। तो कहीं पे किसी को एक टिक कर गया कि भैया ऐसा बंदा आया था, तो 1% चेंज हो जाए, 10-20 मजदूरों का भला हो जाए, तो भी एक बहुत बड़ी बात है बस। और आपके घर वाले ने कैसा रिस्पॉन्स रहा? सब अच्छा रिस्पॉन्स है, मेरी वाइफ है, बच्चे सब है, अच्छा रिस्पॉन्स है, लग रहा है लोगों को कुछ कर रहा है, तो ऐसे ही चल रहा है। तो ये थे नरेश, जो कि 5100 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली तक पहुंचे हैं प्रवासी मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए, उनको सम्मान के लिए। फिर आपको किसी और नई खास स्टोरी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।